हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। धन्यवाद। आज हमारा 7 चैप्टर का ये 4th पार्ट है। इसके 4 पार्ट इसलिए बनाने पड़े क्योंकि इसमें कुछ नए कंसेप्ट थे तो जो थोड़ा सा आपको समय लग सकता था और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको करवा दिया। तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, आंतरिक वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। तो आंतरिक का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझें अंदर, तो यानी कि फर्म के अंदर, यानी कि फर्म के ही अपने कुछ ऐसे स्टेप उठाने से उसको जो फ़ायदे मिलेंगे वो आंतरिक फ़ायदे हैं, आंतरिक बचते हैं। ठीक है, कैसे? यानी कि वो तकनीक अच्छी ले आए तो तकनीक अच्छी लाने से उसका जो लागत है वस्तु बनाने की या कुछ भी सेवा देने की तो वो कम हो जाएगी। ऐसे ही वो अच्छे प्रबंधक ले आए तब भी उसको फ़ायदे मिलेंगे, उसकी जो प्रति इकाई लागत है वो कम हो जाएगी। बाहरी, अब इसका उल्टा बाहरी हो गया कि जो सभी फर्मों को, अब ये तो क्या था कि उसी फर्म को प्राप्त होगी जो ये काम करेगी। ठीक है, अब ये सभी फर्मों को प्राप्त होगी। मान लो एक उद्योग बड़ा हो गया और सरकार ने उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए एक इंडस्ट्रियल टाउन बना दिया, उसमें सारी सुविधाएं दे दी सरकार ने। वहाँ पर बहुत सी इकाइयाँ होने के कारण बैंक वगैरह भी आने लग गए, कर्मचारियों को भी पता चल गया, मजदूरों को, कि भाई वहाँ पर काम मिलेगा। तो अब वो सभी फायदे किसको मिल रहे हैं? सभी फर्मों को, किसी एक फर्म को नहीं मिल रहे। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं जिनको पता है कि भाई वहाँ पर काम मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पर मजदूर सभी फर्मों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो किसी उद्योग के विस्तार के कारण सभी फर्मों को प्राप्त होती है। अब इनमें अंतर क्या है आंतरिक वस्तुओं में और बाहरी वस्तुओं में? पहला, उत्पादन का पैमाना बढ़ने से बंधे तथा परिवर्तनशील साधनों का संयोग होता है जिससे फर्म को आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं। तो उस फर्म को प्राप्त हो रही हैं ये, जबकि उद्योग तथा अन्य फर्मों के विस्तार के कारण भी एक फर्म को कई लाभ प्राप्त होते हैं जिन्हें बाहरी बचतें कहते हैं। दूसरा, ये बचतें केवल उसी फर्म को प्राप्त होती हैं, ये बचतें समूचे उद्योग को प्राप्त होती हैं। इनके उदाहरण क्या है? तकनीकी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, वित्तीय बचतें, क्रय विक्रय। और इनके उदाहरण क्या है? स्थानीयकरण संबंधी बचतें, विज्ञापन संबंधी बचतें और सूचना संबंधी बचतें। उसके बाद अगला जो डेफिनेशन है वो है नति प्रवर्तक बिंदु क्या है? नति प्रवर्तन बिंदु वह बिंदु है जहां कुल उत्पादन वक्र के ढाल में परिवर्तन होता है। इस बिंदु तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तथा इसके पश्चात कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। आपने ये देखा होगा ना जब हमने ये डायग्राम बनाया था, ऐसे यहाँ पर जाकर ये घटती दर से, जब सेकंड उत्पादन की दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है ना, यहाँ से वो घटती दर से बढ़ता है कुल उत्पादन। तो इस बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन के स्थिर साधन कौन से होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्पादन के स्थिर साधन वे साधन होते हैं जो उत्पादन के आकार के साथ नहीं बदलते तथा इनकी लागत भी उत्पादन में परिवर्तन के साथ स्थिर रहती है। इसमें भूमि, मशीनरी, उच्च स्तरीय प्रबंधन आदि शामिल होते हैं। अब जो ऊपर के जो एमडी हैं, जो जीएम है, एमडी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये लोग तो एक ही रहेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आकार बढ़ने से और जीएम और एमडी बहुत ज़्यादा बना दिए,
मैनेजिंग डायरेक्टर तो एक ही होता है, तो ये क्या है, उत्पादन का स्थिर साधन। अगर उत्पादन कम हो रहा है तब भी मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही रहेगा, तो उच्च स्तरीय प्रबंध तो स्थिर साधन है। ऐसे ही मशीनरी, आप कम उत्पादन कर रहे हैं, मान लो एक मशीन से हम 100 इकाइयाँ बना सकते हैं, अगर हम उससे 1 इकाई बना रहे हैं तब भी वो मशीन पूरी प्रयोग में आ रही है। अगर हम उससे कुछ भी उत्पादन नहीं करें तब भी वो मशीन खड़ी है, उसमें पैसा तो हमारा लग ही चुका है। तो ये भी क्या हुई, ये हुई स्थिर साधन। अगला प्रश्न, साधन का घटता प्रतिफल कहाँ लागू होता है? तो ये कृषि में भी होता है, खनन में भी होता है, भवन निर्माण में भी होता है, तो ये आपका हर जगह पे लागू होगा साधन का घटता प्रतिफल। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कृषि पर लागू होता है या कृषि पर नहीं लागू होता है, ये लगभग हर जगह पे लागू होगा। दूसरा, प्रतिफल के नियम निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? तो ये मांग कीमत निर्धारण साधन कीमत में नहीं, बल्कि किसमें, उत्पादन में, क्योंकि उत्पादन से संबंधित ये नियम है, प्रतिफल के नियम। ठीक है, कि जब आप मजदूर लगा के उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या सभी साधनों को बढ़ाकर, पैमाना बढ़ाकर अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उत्पादन से संबंधित है। तीसरा, घटते प्रतिफल का नियम केवल कृषि पर लागू होता है? गलत बात है, ठीक है, इसका उत्तर असत्य है। ये हर जगह पर लागू होगा, सिर्फ कृषि एक क्षेत्र नहीं है जहां पर ये लागू होगा, ये हर जगह लागू होगा। ये अलग बात है कि किसी क्षेत्र में ये जल्दी लागू हो जाएगा, किसी क्षेत्र में ये थोड़ा बाद में लागू हो सकता है, लेकिन लागू जरूर होगा। फोर्थ, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है? बिल्कुल सही बात है, लागू होता है। अगर यहां पर उद्योग आ जाए कि घटते प्रतिफल का नियम उद्योग पर लागू होता है, तो उसका उत्तर भी सत्य होगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बचतें हैं? तो ये तकनीकी बचतें तो आंतरिक हैं, प्रबंधकीय बचतें भी आंतरिक हैं, जोखिम संबंधी बचतें भी आंतरिक हैं, ये आपको करवाया जा चुका है। तो सिर्फ कौन सा है, सूचना संबंधी बचतें हैं। अब सूचना संबंधी बचतों का मतलब क्या है कि भाई पूरे उद्योग को ही सूचनाएं प्राप्त होने लगती हैं, उस उद्योग से संबंधित नई नई जो रिसर्च हैं वो छपने लगती हैं, मैगजीन्स उस उद्योग से संबंधित छपने लगती हैं, तो उसका फायदा पूरे उद्योग को मिलता है, सभी फर्मों को मिलता है। फर्में मिलकर ही उद्योग बनाती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो जूता एक उद्योग है, जूता बनाना, तो जूता बनाने वाली बहुत सी फर्में हो सकती हैं, तो वो सभी फर्में एक ही उद्योग का हिस्सा है, वो क्या है, जूता बनाना। छठा, कौन सा परिवर्ती अनुपातों के नियम लागू होने का कारण है? तो ये है कारकों में विभिन्नता होना, कि कुछ कारक परिवर्तनशील हैं, कुछ कारक क्या है, स्थिर हैं, तो उनमें विभिन्नता है, वो अलग अलग हैं, तभी ये नियम लागू होता है। अगर वो साधन एक जैसे होते तब ये नियम लागू नहीं होता। सातवां, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन की क्या स्थिति होगी? तो ये हमारा डायग्राम हम इससे समझ लेते हैं। ये हमारा टीपी है और ये हमारा मान लेते हैं एमपी। तो यहाँ पे एमपी ऋणात्मक हो चुका है, तो ऋणात्मक हुआ तो यानी कि कुल उत्पादन अधिकतम पर पहुंचकर, जहाँ पर टीपी कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ पर एमपी क्या होता है, 0 होता है, और जहाँ पर टीपी गिरने लग जाता है तो एमपी क्या हो जाता है, ऋणात्मक। तो कुल उत्पादन अधिकतम सीमा पर पहुंचकर घटना शुरू हो जाएगा। आठवां, परिवर्ती कारक के एक स्थिर कारक के साथ लगाने से संबंधित नियम को कहते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। के स्थिर कारक के साथ हम परिवर्तनशील कारक की इकाइयों में परिवर्तन करके अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है परिवर्ती अनुपात का नियम। पैमाने का तो नियम तब आता है जब सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि की जाती है, ठीक है। ये उपयोगिता का जो नियम है वो उपभोक्ता से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है नहीं है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। आप रीजनिंग से भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। 9वां, पैमाने की किफ़ायतों या बचतों का अर्थ है कि उत्पादन की इकाई लागत में कमी। तो जो भी उत्पादक है उसको फायदा कब मिलता है, जब वो वस्तुओं को सस्ती दरों पर बना सके, कम से कम लागत में बना सके,
तो अगर उसको फायदे मिल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसकी जो प्रति इकाई लागत है वो कम है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, उत्पादन क्रिया में जब सभी कारकों को 30% बढ़ा दें और उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो, 20-25%, तो इसको क्या कहा जाएगा, पैमाने के घटते प्रतिफल। क्योंकि उत्पादन के साधन ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं और उससे मिलने वाला फायदा कम है, तो इसलिए पैमाने के घटते प्रतिफल। 11वां क्वेश्चन, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है। अभी हमने देखा था जब सीमांत उत्पादन हमारा घटता है ये ऐसे, तो यहाँ पर अधिकतम होके ही घटना स्टार्ट हो गया, तो अब ये टोटल टीपी कुल उत्पादन क्या है, घटती दर से बढ़ता है। 12वां, कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही है देखते हैं। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी कि सीमांत उत्पादन वक्र की आकृति सामान्यतः उल्टे यू आकार की नहीं होती, बिल्कुल होती है भाई। अभी हमने ये किया था ना ऐसे एमपी, तो ये उल्टे यू की आकृति नहीं है, ये देखो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये नहीं होती की बजाय क्या होना चाहिए था, होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एपीपी शून्य हो सकता है, हमने जब डायग्राम बनाया था तो ये हमारा मान लो एमपी है, तो एपी ऐसे बनाया था, ये इससे मिलता हुआ प्रतीत होता है लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता। ये इससे कभी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ये इससे तभी मिल सकता है जब उत्पादन ही बंद हो जाए, वो कंपनी ही बंद हो जाए, तब एवरेज जीरो हो सकता है। अदरवाइज अगर प्रोडक्शन कुछ भी हो रहा है, चाहे वो 1 इकाई का हो रहा है, औसत कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि औसत कैसे मापते हैं, मान लो कि ये उत्पादन है ऊपर और नीचे परिवर्तनशील कारक की इकाइयां हैं एल। अब ये 1 है, अगर 1 भी है यानी कि उत्पादन जारी है, तो चाहे ये नीचे करोड़ लिख दें हम, चाहे लाख वर्कर्स लिख दें, तब भी कुछ ना कुछ तो आएगा पॉइंट्स में, 0.0000004 5 कुछ तो आएगा ना, जीरो नहीं होगा। तो इसलिए एपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, अगर हम सभी, ये ऐसे बढ़ेगा क्योंकि मेरे से टाइप नहीं हुआ, इसको बोलते हैं सम्मेशन। ये होता है सम्मेशन, मैथ में आपके आती है टर्म। तो अगर हम सभी परिवर्तनों को जोड़ दें, मार्जिनल को जोड़ दें, सीमांत को जोड़ दें, तो वो किसके बराबर होता है, वो टोटल के बराबर होता है, टोटल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। 13वां, यदि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद की स्थिति क्या होगी। अभी देखा था हमने, सीमांत उत्पाद घटता है। उसके बाद 14वां प्रश्न हमारा है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा। अब सीमांत उत्पादन हमने देखा था अभी, ये रहा टीपी, ये रहा एमपी। अब जब सीमांत उत्पादन शून्य है तो टीपी क्या है, अधिकतम। 15वां, उत्पादक का संतुलन उत्पादन की दूसरी अवस्था में होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने ये किया था कि वहाँ पर उसको जो उसका उत्पादन है वो अधिकतम भी होगा, उसको लाभ भी ज़्यादा होगा। तो ये दूसरी अवस्था में ही उत्पादक का संतुलन होता है। ठीक है ना, ये हमारी यहाँ पर दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है, यहाँ पर जहाँ पर एमपी अधिकतम होकर कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये टीपी, ये एमपी, तो ये यहाँ से जहाँ पर ये अधिकतम है, इसके बाद से जो अवस्था स्टार्ट होती है वो दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है और उसी में उत्पादक संतुलन में होता है। हमने 3 अवस्थाएं की थी ना, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 16वां, परिवर्तनीय अनुपात के नियम का संबंध उपभोग से है। गलत। किससे है भाई, उत्पादन पढ़ रहे हैं हम 2 चैप्टर से, 6th चैप्टर भी सारा उत्पादन से था, 7th चैप्टर में हमारा उत्पादन से संबंधित है, तो उपभोक्ता की तो बात ही नहीं है कोई, तो इसलिए गलत है। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए इसके।
16 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मान के चलो इनको। और इससे संबंधित जो पीडीएफ है आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप आसानी से इसको लिख सकते हो। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको पीडीएफ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।